बड़े सपने देखो, अपने जीवन की जुनून और उद्देश्य को एक लक्ष्य के साथ संरेखित करो। अगर आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। अगर आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले 40 वर्षों में मुझे रिलायंस का नेतृत्व करने का बहुत सौभाग्य मिला है। आज शाम मैं आपके साथ इस अद्वितीय यात्रा के दौरान अपने पिता से सीखे सबसे महत्वपूर्ण सबक साझा करना चाहता हूं। पहला सबक है साहस, और मैंने इसे आप में से कई लोगों में देखा है। किसी ने भी कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। व्यापार में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में साहस के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब भी आप कुछ बड़ा करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है, लेकिन आपको डर को जीतना होगा ताकि आप अपने भीतर छिपे नायक को खोज सकें। साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और कर डालने की भावना के साथ आप किसी भी प्रतिकूलता पर विजय पा सकते हैं। इसलिए मैं आज के युवा नेताओं से चाहता हूं कि वे समझें कि अपनी क्षमता को प्राप्त करना साधारण का प्रयास है। असंभव को जीतना आपकी नियति है। दूसरा सबक जो मैंने सीखा है वह है सहानुभूति महसूस करना। सहानुभूति का मतलब है हमारे संगठन और व्यापक जगत के हर इंसान के साथ देखभाल करना और साझा करना। जितना अधिक हम परवाह करते हैं उतना ही हम एक इंसान के रूप में ऊंचाई प्राप्त करते हैं। मैं सहानुभूति को समझता हूं। यह आपके दिल का कुआं है। जितना अधिक आप इसे दूसरों पर खर्च करते हैं उतना ही अधिक आप समृद्ध होते हैं। तीसरा सबक जो मैंने सीखा है वह यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उत्कृष्टता को और भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखें, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। उत्कृष्टता का पीछा करें और सफलता आपका पीछा करेगी। चौथा सबक जो मैंने सीखा है उसे मैं कुछ कहता हूं। मेरे पिता की तरह मैं विश्वास, वफादारी और सीधे दिल से दिल के संबंध को महत्व देता हूं। जैसे ही हम रिलायंस के स्वर्ण दशक में प्रवेश कर रहे हैं, मैं इन सीखों को अगली पीढ़ी को समर्पित करना चाहता हूं। भविष्य आपका है। आज आपके पास एक शानदार मंच है जो आपको मेरी पीढ़ी द्वारा हासिल की गई चीजों का कई गुना अधिक हासिल करने में सक्षम बनाएगा। मैंने जो सीखा है वह यह है कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जीवन में सकारात्मक और आशावादी होना बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक भविष्यवक्ताओं को नजरअंदाज करें। आत्मविश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और सबसे बढ़कर भारत पर विश्वास रखें, क्योंकि यह देश हर भारतीय को अपने सपने साकार करने का अवसर देता है। और मुझे लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। हमने हर व्यवसाय में जिसे हमने शुरू किया है हमेशा नवीनतम तकनीक को अपनाया है और बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित किया है। जब शीर्ष तकनीक और प्रतिभा साथ में काम करते हैं तो वे अब्राजे रचनात्मकता उत्पन्न करते हैं। नवाचार और आविष्कार, आप हमारा अपना उदाहरण ले सकते हैं। मेरे पिता ने रिलायंस की शुरुआत $100 से की थी। जब मैंने 1980 में रिलायंस ज्वाइन किया तो रिलायंस का बाजार मूल्य था $30 या $40 मिलियन और 30 वर्षों में इस देश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों ने हमें भारत के लिए संपत्ति बनाने में सक्षम बनाया है। मेरे पिताजी वास्तव में मेरे आदर्श हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की। और एक बात जो उन्होंने मुझसे कही, तुम वाकई नहीं जानते मुकेश ये क्या है गरीब होना। रिलायंस ने अपना सारा पैसा पूंजी बाजारों और व्यक्तिगत छोटे शेयर धारकों से जुटाया, तो हमने 1 मिलियन
करोड़पति बनाए, बस सिर्फ रिलायंस में निवेश करके साधारण भारतीयों को यही देश के लिए धन बनाने की प्रक्रिया है। जब आप अवसर पैदा करते हैं तो धन आता है, और सुनिश्चित करें कि आप सभी की आत्मसम्मान बनाए रखें। तो जब आप देते हैं, लोग इस आधार पर हाथ रखते हैं, उस आधार पर मत दें, सही। जब आप देते हैं और लोग इस तरह हाथ रखते हैं, इसका मतलब है कि वे आपको आशीर्वाद देते हैं। यही देने का तरीका है, और एक तरह से कुछ मात्रा में गुमनाम तरीके से देना, या वे काम करना जो समाजों को बदलते हैं, ऐसे काम करना जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, और भले ही वह व्यवसायों का निर्माण हो, नौकरियां पैदा करना हो, सही, ऐसे स्थायी संस्थानों का निर्माण जो आपके बाद भी बने रहते हैं। भारत में योगदान करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पिता दृढ़ विश्वास रखते थे कि कोई भी व्यवसाय जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, करने लायक नहीं होता। है ना, व्यापार को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आज रिलायंस ऊर्जा और सामग्री में एक वैश्विक नेता है, जहां सुरक्षित रूप से संचालन करना एक जुनून है, और जियो और रिटेल के साथ जहां हमने भारत में नेतृत्व स्थापित किया है, हम ग्राहक केंद्रित हैं। जैसे जैसे हम अपने स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, हम रिलायंस में ऐसी अनूठी स्थिति में हैं जिसे दुनिया की बहुत कम कंपनियां सपने में भी नहीं सोच सकती। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि रिलायंस की अगली पीढ़ी इसे वास्तविकता बनाएगी। हां, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं, इन रिलायंस की वजह से हूं। आज मैं जो कुछ भी जानता हूं, वे रिलायंस की वजह से है। मेरे रिलायंस परिवार मेरे सामने रोशनी के समंदर को देखते हुए और आपकी ऊर्जा, आशावाद और आत्मसम्मान को देखते हुए धन्यवाद। मैं आज आपके साथ होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आप दुनिया के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं कभी कॉलेज से स्नातक नहीं हुआ, और ये कॉलेज स्नातक समारोह के सबसे करीब है जो मैं कभी पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं, बस यही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज को पहले 6 महीनों के बाद छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने वास्तव में छोड़ने से पहले करीब 18 महीने तक एक ड्रॉप इन के रूप में वहां रुका। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ था। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थीं, और उन्होंने मुझे गोद देने का निर्णय लिया। उसे बहुत दृढ़ता से महसूस हुआ कि मुझे कॉलेज स्नातकों द्वारा गोद लेना चाहिए, इसलिए सब कुछ तय था कि मुझे जन्म के तुरंत बाद एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा गोद लिया जाएगा। सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते थे। तो मेरे माता पिता जो प्रतीक्षा सूची में थे को आधी रात में एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित लड़का बच्चा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था, और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तब वह मानी। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी। और 17 साल बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड के लगभग उतना ही महंगा था, और मेरे श्रमिक वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च की जा रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता था, और न ही यह कि कॉलेज इसमें मेरी कैसे मदद कर पाएगा। और यहां मैं अपने माता पिता की सारी जीवन भर की बचत खर्च कर रहा था।
मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी, और यह नहीं पता था कि कॉलेज कैसे मेरी मदद करेगा। और यहाँ मैं थी अपने माता पिता द्वारा उनकी पूरी ज़िंदगी की बचाई हुई सारी राशि खर्च कर रही थी। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और विश्वास किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय ये काफ़ी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने ड्रॉप आउट किया, मैं उन अनिवार्य कक्षाओं को छोड़ सकता था जो मुझे रुचिकर नहीं लगती थीं, और उन कक्षाओं में शामिल हो सकता था जो मुझे कहीं अधिक दिलचस्प लगती थीं। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोया करता था। मैंने खाने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कोक की बोतलें वापस की, और मैं हर रविवार की रात 7 मील पैदल चलकर शहर के पार जाता था, ताकि हरे कृष्ण मंदिर में हफ्ते में एक बार अच्छा भोजन मिल सके। मुझे ये बहुत पसंद आया, और मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके जो कुछ मैंने अनजाने में पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मुझे आपको एक उदाहरण देने दीजिए। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी कैलीग्राफी शिक्षण प्रस्तुत करता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर ड्रॉअर पर लगे लेबल को खूबसूरत हाथ की लिखावट में लिखा गया था। क्योंकि मैं छोड़ चुका था और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थीं, मैंने यह सीखने के लिए एक सुलेख कक्षा लेने का निर्णय लिया। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच के स्थान की मात्रा को बदलने के बारे में सीखा, और यह कि महान टाइपोग्राफी को क्या महान बनाता है। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, जिस तरह से विज्ञान इसे पकड़ नहीं सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। मृग जीवन में इन इसका कोई व्यावहारिक उपयोग होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मुझे याद आ गया और हमने इसे मैक में शामिल किया। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। यदि मैं कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ होता, तो मैक में कभी भी कई प्रकार की टाइपफेस या अनुपातिक स्पेस वाले फ़ॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज़ ने बस मैक की नकल की, यह संभव है कि किसी भी व्यक्तिगत कंप्यूटर में वे नहीं होते। अगर मैंने कभी कॉलेज नहीं छोड़ा होता, तो मैं उस सुलेख कक्षा में नहीं गया होता, और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वे आज करते हैं। बेशक कॉलेज में रहते हुए भविष्य की कड़ियों को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत बहुत स्पष्ट था। फिर से आप आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते, आप केवल उन्हें पीछे की ओर देखते हुए जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि बिंदु किसी तरह से आपके भविष्य में जुड़ेंगे। आपको किसी चीज़ पर भरोसा करना होगा, आपके अंदर प्रेरणा, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो, क्योंकि इस बात पर विश्वास कि इन बिंदुओं का आगे जाकर जुड़ाव होगा, आपको अपने दिल की सुनने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वह आपको परिचित मार्ग से बाहर ले जाए, और वही सारी फर्क पैदा करेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और खोने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था। मैंने अपने जीवन में जल्दी ही पाया कि मुझे क्या करना पसंद है। वो और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैराज में एप्पल शुरू किया। हमने कड़ी मेहनत की, और 10 साल में एप्पल एक गैराज में हम 2 से बढ़कर 4000 कर्मचारियों वाली $2 अरब की कंपनी बन गई थी। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटॉश, अपनी सबसे अच्छी कृति, लॉन्च की थी, और मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपको उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जिसे आपने शुरू किया था? खैर, जैसे जैसे एप्पल बढ़ी, हमने किसी को काम पर रखा जैसे मैंने बहुत प्रतिभाशाली माना कि वह मेरे साथ कंपनी चलाए, और पहले साल या ऐसा कुछ सब कुछ अच्छा चला। लेकिन फिर भविष्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण अलग होने लगे, और अंततः हमारा आपस में मतभेद हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया, और इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर था, और वह भी बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर। जो मेरी पूरी वयस्क जिंदगी का केंद्र बिंदु था, वह चला गया था, और यह बहुत विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है, कि मैंने उस समय को छोड़ दिया जब मुझे कुछ खास करना चाहिए था। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मुलाकात की, और इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैं बहुत सार्वजनिक रूप से असफल हुआ था, और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा। लेकिन धीरे धीरे मुझ पर एक बात स्पष्ट होने लगी। मुझे अब भी वह काम पसंद था जो मैं करता था। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने उस बात को ज़रा भी नहीं बदला था। मुझे ठुकरा दिया गया था, लेकिन मैं अब भी प्यार में था, और इसलिए मैंने फिर से शुरू करने का फैसला किया। मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन एप्पल से निकाले जाने ने मेरे लिए सबसे अच्छी बात साबित की। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से एक शुरुआत करने की हल्कापन ने ली, जिससे मैं सब कुछ लेकर कम निश्चित था। इसने मुझे जीवन के सबसे रचनात्मक समय में प्रवेश करने की स्वतंत्रता दी।
जीवन। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नामक एक कंपनी शुरू की, पिक्सार नामक दूसरी कंपनी, और एक अद्भुत महिला से प्रेम किया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी का निर्माण किया और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया है। एक उल्लेखनीय घटना में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल वापस आ गया, और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनरुत्थान के केंद्र में है, और लॉरेन और मेरे पास एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जीवन आपको सिर पर ईंट से मार सकता है। विश्वास मत खोइए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जो करता था उससे प्रेम था, वही मुझे आगे बढ़ाता रहा। आपको वो चीज़ ढूंढनी होगी जिससे आप प्रेम करते हैं, और यह काम के लिए उतना ही सत्य है जितना आपके प्रेमी के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और सच में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है वो करना जिसमें आप विश्वास करते हैं कि वह महान काम है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका है उसे प्यार करना जो आप करें। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो खोज जारी रखें और समझौता ना करें। दिल के मामलों की तरह जब आप इसे पाएंगे आपको पता चल जाएगा, और जैसे जैसे एक महान रिश्ता होता है यह वर्षों के साथ और बेहतर होता जाता है। तो खोज जारी रखें, समझौता ना करें। मेरा तीसरा कहानी मृत्यु के बारे में है। तो मसरात से एक उद्धरण पड़ा इस तरह था, दरियास वो दिन से वेतन आशिक जो आखिरी दिन हो तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूं? और जब भी बहुत सारे दिनों तक जवाब ना रहा है तो मुझे पता होता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। याद रखना कि मैं जल्द मर जाऊंगा। जीवन में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का डर, ये सभी चीजें मौत के सामने केवल वही छोड़ देती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। याद रखना कि आप मरने वाले हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है जिसे मैं जानता हूं, यह जाल से बचने का, कि आपके पास कुछ खोने के लिए है। आप पहले से ही नग्न हैं। आपके दिल की सुनने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर होने का पता चला। मेरी सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ और इसमें साफ तौर पर मेरे अग्न्याशय पर एक ट्यूमर दिखा। मुझे यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का असाध्य कैंसर है, और मुझे 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपनी चीज़ें व्यवस्थित करने की सलाह दी, जो डॉक्टर का कोट है मरने की तैयारी करने के लिए। इसका अर्थ है कि अपने बच्चों को सब कुछ बताने की कोशिश करें। या आपको यह सोचना था कि आपके पास उन्हें बताने के लिए अगले 10 साल हैं, लेकिन अब सिर्फ कुछ महीनों में। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो, ताकि आपके परिवार के लिए इसे संभालना जितना संभव हो उतना आसान हो। इसका मतलब है कि अलविदा कहना ही में मैं पूरे दिन उस निदान के साथ जीता रहा। उसी शाम मेरी बायोप्सी की गई, जहां उन्होंने एक एंडोस्कोप मेरे गले से मेरे पेट के माध्यम से मेरी आंतों में डाला, एक सुई मेरे अग्न्याशय में डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह पता चला कि यह अग्न्याशय के कैंसर का एक बहुत दुर्लभ प्रकार था जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मैंने सर्जरी करवाई और शुक्र है अब मैं ठीक हूं। यह मौत के सबसे करीब था, और मैं आशा करता हूं कि यह अगले कुछ दशकों तक मेरे लिए सबसे करीब रहेगा। इसे जीने के बाद मैं अब इसे आपसे थोड़ा अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूं, जब मौत केवल एक उपयोगी परंतु विशुद्ध रूप से बौद्धिक अवधारणा थी। कोई मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते, और फिर भी मृत्यु वह गंतव्य है जिसे हम सब साझा करते हैं। कोई भी इसे नहीं टाल सका है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बहुत ही संभवतः जीवन की सबसे बेहतरीन खोज है। यह जीवन का परिवर्तनकारी है। यह पुराने को हटाकर नया स्थान बनाता है। अभी नया आप हैं, लेकिन किसी दिन बहुत देर नहीं होगी, आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और साफ कर दिए जाएंगे। मुझे इतना नाटकीय होने के लिए खेद है, लेकिन यह काफ़ी
आपका समय सीमित है तो इसे किसी और की जिंदगी जीते हुए बर्बाद न करें। डॉगमा में फंसे मत रहो जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय का शोर तुम्हारी अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखो। वे किसी तरह पहले से जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब कुछ गौण है। जब मैं युवा था तो एक अद्भुत प्रकाशन था जिसका नाम द होल अर्थ कैटलॉग था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नामक व्यक्ति ने यहां से ज्यादा दूर नहीं, मेनलो पार्क में बनाया था, और उन्होंने अपनी कविता की दृष्टि से इसे जीवंत बनाया। ये 60 के दशक के अंत की बात है, जब व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन नहीं थे, इसलिए ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों के साथ बनाया गया था। ये गूगल के आने से 35 साल पहले गूगल की तरह कागजी रूप में था। यह आदर्शवादी था, जिसमें बेहतरीन उपकरण और शानदार विचार भरे हुए थे। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने डेड होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले, और फिर जब यह समाप्त हो गया तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। यह 70 के दशक के मध्य की बात है और मैं आपकी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पीछे के कवर पर एक सुबह के समय की गांव की सड़क की एक तस्वीर थी, जिस पर आप हो सकता है रोमांचकारी होते हुए यात्रा कर रहे हों। इसके नीचे ये शब्द थे, भूखे रहो, मूर्ख रहो। ये उनका विदाई संदेश था जब वे विदा ले रहे थे। भूखे रहो, मूर्ख रहो। और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा। और अब जब आप स्नातक होकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मैं ये आपके लिए चाहता हूँ। भूखे रहो, मूर्ख रहो। आप सभी का बहुत धन्यवाद।